और इस वक्त का सुलगता सवाल है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज से जो जुड़ा हुआ सवाल है, सवाल ये कि क्या डर का माहौल बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल या उपराज्यपाल उनको काम नहीं करने दे रहे। सवाल इसलिए क्योंकि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को मंजूरी नहीं दी जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज कराने का प्रस्ताव रखा गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर फैसले पर फिर से विचार करने की अपील भी की, लेकिन उपराज्यपाल ने अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया एलजी के इस फैसले से नाखुश दिखे और दलील दी कि जुलाई के अंत तक जब दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे और 80,000 बेड की जरूरत होगी, तब दिल्ली में कोरोना के मरीजों की मुश्किल बढ़ जाएगी। सिसोदिया के जवाब में बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार अपना काम तो सही से कर नहीं रही है, उल्टा इलाज के नाम पर दिल्ली के लोगों को डराने में जुटी है। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को सिंसियरली काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों की जान बचानी है, दिल्ली के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे समय में आप इस तरह डराने वाली बात करें, इस तरह के फैसले लें। कभी कहते हैं हमारे पास 30,000 बेड हैं और रियलिटी कुछ और निकलती है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की दलील है कि एलजी ने बिना कोई योजना बनाए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा पहले से खराब ही हुई। 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे, तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है। कहते हैं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे तो मुझे लगता है बेड अरेंज करने में कुछ समस्या जरूर आएगी। ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने ना बेड्स अवेलेबल करवाए हैं, बल्कि पिछले 6 साल 7 साल से जो इनकी सरकार यहाँ पर रही है उसके निकम्मेपन के कारण दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या 7 की 7 रही है और मैटरनिटी हेल्थ सेंटर्स जो कि 1398 थे आज 1289 रह गए हैं और जितनी डिस्पेंसरीज थी उसमें से भी तकरीबन डिस्पेंसरीज की संख्या जो है 100 से ऊपर कम हुई है। तो ये दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है। हमारे साथ हैं बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। तो राघव, ये आप कह रहे हैं एलजी ने मुश्किल बढ़ा दी, लेकिन इल्जाम ये है कि भाई आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो किया कुछ नहीं, आपने मोहल्ला क्लिनिक वगैरह लगाए, वो बनाए, वो अब इस टाइम तो कुछ काम नहीं आ रहे हैं। तो अब आप बोल रहे हैं कि साहब अस्पताल हमारे लिए कर दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने हिसाब नहीं किया, 80,000 बेड हो जाएंगे, डरा रहे हैं आप। पहली बात, जो भी नासमझ व्यक्ति ये कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में इंतजाम नहीं है, तो इस बीमारी का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता है। यदि आपकी ये बीमारी नहीं, वो कोई ये नहीं कह रहा कि मोहल्ला क्लिनिक में इंतजाम नहीं है। इल्जाम ये है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह पे ज्यादा आपने फोकस किया, जो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का उसको ज्यादा मजबूत नहीं किया, डिस्पेंसरियां कम हो गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ध्यान नहीं दिया, ये सब। वही कह रहा हूं मैं, जो भी नासमझ व्यक्ति ये भी आरोप लगा रहा है उसे यही नहीं पता कि मोहल्ला क्लिनिक ही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को ही मजबूत करा। तो मुझे लगता है कि पहले थोड़ा होमवर्क करे बीजेपी इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले। कोई बात नहीं, इस महामारी में भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता देख रही है, करते रहे, उनको ये राजनीति मुबारक। लेकिन जो वस्तु स्थिति आज हमारे सामने बनी है उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। ये बात सत्य है कि जब देश में लॉकडाउन लगा तो तमाम राज्यों ने अपने हेल्थ व्यवस्था को अच्छा बेहतर
बनाने का खूब प्रयास करा, हमने सफल प्रयास करा। हमने 100 ऑक्सीजन बेड से आज दिल्ली के अस्पतालों में 9,500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बनाई, और ये व्यवस्था दो चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई। पहली चीज दिल्ली का इन्फेक्शन रेट, और दूसरी चीज दिल्ली की आबादी, कि दिल्ली वालों की यदि स्थिति बद से बदतर होती है तो उनको पर्याप्त मात्रा में इलाज मिले। और आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई, जो सर्वोच्च अथॉरिटी है इस पूरी महामारी से लड़ने की, उसमें जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यदि आज उपराज्यपाल के फैसले को माना जाए और दिल्ली से बाहर से आकर लोग अगर दिल्ली में इलाज कराते हैं तो दिल्ली के अंदर आपको 9,500 बेड नहीं, 30 जून तक 37,500 बेड चाहिए, 15 जुलाई तक 85,000 बेड चाहिए, और 31 जुलाई तक किशोर जी 2 लाख बेड दिल्ली में चाहिए अगर इसी इन्फेक्शन रेट के मुकाबले मामले बढ़ते गए। आज सत्येंद्र जैन जी ने 80,000 का फिगर दिया। बात फिगर की नहीं है, 80,000 भी बहुत है, 2 लाख भी बहुत है। 80,000 उन्होंने कहा 15 जुलाई तक, यदि 80,000 जो कहा वो सुन लीजिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने मेरी बात पकड़ ली, सही कह रहे हैं आप। जो उन्होंने 80,000 का फिगर दिया है वो उस स्थिति में है यदि दिल्ली वालों का ही इलाज होता है दिल्ली में तो। लेकिन यदि आप उसमें बाहर से आ रहे लोगों के इलाज को भी जोड़ दें, जो औसतन 50 से 70% तो लोग आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो ये आंकड़ा 80,000 से 2 लाख बढ़ जाएगा। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं इससे पहले कि आप बीजेपी के पास जाएं। हमने जब दिल्ली वालों के लिए इंतजाम बनाया, दिल्ली वाले कौन है? आप और हम, हमारा मूल राज्य तो दिल्ली नहीं है। कोई बिहार से आया, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से आकर दिल्ली में बसा। आज जब हम दिल्ली में बस गए, दिल्ली में हम रहते हैं, तो हम दिल्ली वाले हो गए, चाहे हमारा मूल राज्य दिल्ली ना हो। और हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने व्यवस्था बनाई, 80,000 बेड तक 31 जुलाई तक व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन उपराज्यपाल जी के कहने पर इस 80,000 की व्यवस्था को बढ़ाकर 2 लाख बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मैं बीजेपी से यह जानना चाहता हूं कि 2 लाख बेड की व्यवस्था बनाने का उनका क्या योगदान रहेगा, उनका एम्स, उनका सफदरजंग, उनका राम मनोहर लोहिया क्या करेगा? और आपका पॉइंट लिया, आखिरी चीज, क्या पूरे देश के लोगों की बीमारी का इलाज करना केजरीवाल जी की जिम्मेदारी छोड़कर क्या अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव प्रचार में निकल रही है? जी चलिए, कई इल्जाम, लेकिन मोटे तौर पर जीवीएल ये कि इनका कहना है कि साहब आप दिल्ली वालों को दिल्ली में इलाज होने देंगे तो 80,000 की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो 2 लाख की जरूरत पड़ेगी जुलाई के एंड तक, और 2 लाख की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से करेंगे? अच्छा केशव, आपने 5 मिनट का समय उनको दिया था, मुझे भी पूरा बिल्कुल दूंगा जी, मैं बिल्कुल दूंगा। मैं बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मुझे भी ऐसा पसंद है। और अभी कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीने में क्या प्रचार के अलावा कोई काम भी कुछ किया है? और 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं आपको ये सुना सकता हूं, ये फेसबुक पर घूम रहा है, ये बहुत वायरल हो चुका है। 1 महीने के पहले वो कह रहे हैं कि 30,000 बेड अवेलेबल है, हम इनका इंतजार कर सकते हैं, इंतजार किए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज कह रहे हैं जून के अंत तक हमें 30,000 बेड चाहिए, कहां से ले आएंगे? तो ये अपने आप में बड़ा एक विरोधाभास है। 1 महीने पहले आपने इंतजाम किया है तो कहां चले गए बेड, कहां गायब हो गए? एक बात यह है। दूसरी बात, ये असंवैधानिक बात कहना और ये इनह्यूमन बात कहना कि हम लोगों को इलाज नहीं होने देंगे, हम उनकी, आज वैसे ही दिल्ली में कोई आना नहीं चाहता है। ये आम आदमी पार्टी समझ ले अपने बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा संभाला है दिल्ली को, इसलिए दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए कोई बेताब नहीं है। बट लेकिन ये सोच निंदनीय सोच है, ये एक्चुअली एक अनडेमोक्रेटिक सोच है, अलोकतांत्रिक सोच है और असंवैधानिक सोच है। ये लोगों को हम इलाज नहीं होने देंगे, उनसे आईडी मांगेंगे, वोटर आईडी है क्या, किस पार्टी को वोट दिया, वो तो शायद नहीं पूछ रहे, इतना तो लोगों को बचा है, उन्होंने बचाया है। पर लेकिन इस प्रकार हो नहीं सकता। जब ये अलोकतांत्रिक बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर पलट रहे हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। हर प्रदेश में, दिल्ली सबसे पहले कोई प्रदेश नहीं है, फुल फ्लेज प्रदेश नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी की दर्जा है दिल्ली को, और इसलिए यहाँ चेयरमैन, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एलजी है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी सभी प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है इसका। तो इसलिए लेकिन क्या मेरा सवाल ये है जीवीएल कि क्या
आप कह रहे हैं कि ये एलजी को अधिकार है, ठीक है, चलिए आपका बात मानी, एलजी को अधिकार है, लेकिन क्या उनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है कि भाई साहब जब 2 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी तो हाँ। क्या करेंगे? सुन लीजिए ना, ये इंतजाम प्रदेश सरकार को करना है, उनको केंद्र सरकार के ये मेरा बेड ये तेरा बेड कुछ नहीं है। ये आप वाले जो कह रहे हैं ना, ये एम्स के आपके बेड हैं, मेरे हॉस्पिटल मेरे, ये सब जनता के बेड हैं, ये देश के हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक दल के नहीं है, किसी एक पार्टी का अधिकार इस पर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम इस प्रकार का चर्चा न करें। और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है, मैं तो कह रहा हूं ना, तो आप क्या कर रहे थे अभी तक? और पूरे मैं जवाब देना चाहूंगा। एक देश नहीं, पर जीवेल आप कह रहे हैं कि बेड का इंतजाम इनको करना है, लेकिन बेड दिल्ली वालों को देने या नहीं देने वो फैसला एलजी को लेना है। लेकिन सुनिए केशव, संविधान की आम आदमी पार्टी सरकार को संविधान को नहीं लिखेगी ना। संविधान के जो प्रावधान है आर्टिकल, संविधान तो बीजेपी लिखेगी। सुन लीजिए, संविधान के तहत, और कोई राइट टू हेल्थ इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो ये आप यदि कोर्ट में कोई गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में, इस आपकी जो ऑर्डर को वैसे ही कोर्ट खारिज कर देगी। तो इसलिए इसको एक तरह से एक राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी ने इस ऑर्डर को लाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, 3 दिन पहले मनोज सिसोदिया ने जो बयान दिया है, ये इसका जवाब दे किशोर जी। 3 दिन पहले यही मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के नाते एक चिट्ठी लिखते हैं देश के एजुकेशन मिनिस्टर को, कहते हैं हमें स्कूल खुलना चाहिए, हमें जुलाई से पूरे स्कूल खुलना चाहिए। ठीक, हाँ, मैं पहले वाले का जवाब ले लूं। एक मिनट जीवेल आपके पास आऊंगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि नहीं, पहला सवाल राघव, ये एक मिनट जीवेल, यदि इतनी बड़ी बीमारी है तो क्या स्कूल बच्चे को मारने के लिए भेज रहे थे स्कूल में? नहीं, वो दूसरा मुद्दा, आपकी बात सही है, मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन पहला सवाल जो आपने उठाया राघव, वो ये कि आपने 30,000 बेड की बात कही थी, वो 30,000 बेड कहां गए? अब आप कह रहे हो 9,500 बेड है। मैंने सारा लिख लिया है, मैं एक एक करके आपको जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो यह है, इन्होंने बात करी कि राइट टू लाइफ की, कि भैया ये तो इलाज तो सबका संवैधानिक अधिकार है, तो हमारा होना चाहिए। हम कब कह रहे नहीं होगा? हमने तो ये कहा कि दिल्ली में 2 प्रकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल और केंद्र सरकार के अस्पताल। वो कह रहे हैं ये सारे लोगों के अस्पताल हैं। नहीं, सारे के तो हैं, लेकिन कोई सरकार तो चलाती है, ऐसा थोड़ी है। जो अगर दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, उसका खर्च और उसका पूरा व्यवस्था दिल्ली सरकार देखती है, और केंद्र सरकार के जो अस्पताल है उसको केंद्र सरकार देखती है, और दोनों जनता की सेवा करते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए काम करें, केंद्र सरकार के अस्पताल जो बाहर से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, बड़ी सर्जरीज कराने आ रहे हैं, उनके लिए करें। ये हम नहीं कह रहे, ये 7.5 लाख दिल्ली वालों ने, जब हमने उनसे सुझाव मांगे तो उन्होंने कहा, ऊपर से डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही कहा, ये आपातकाल परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सामान्य तौर पर दिल्ली के अस्पतालों में 50 से 70% इलाज जो होता है दिल्ली के अस्पतालों में, वो दिल्ली के बाहर जो लोग रहते हैं उनका होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां नहीं है। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, शायद मेरे मित्र जीवेल जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज से 1.5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका सरकार ने केरल के एक जिले में, कासरकोड के जिले में रह रहे लोगों को यह कह दिया कि आप कर्नाटका नहीं आएंगे, प्रतिबंध लगा दिया। और कर्नाटका के अस्पताल और मैंगलोर में खास करके जो केरल के पास इलाका पड़ता है, वहां कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो केरल से आएगा उसका इलाज नहीं होगा, आप लोग केवल कर्नाटका के निवासियों का इलाज करेंगे। ये कर्नाटका की इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 महीने पहले किया। अब मुझे एक बात, जब ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम पर आरोप लगाते हैं। अब राइट जी, जवाब जीवीएल जवाब इस पॉइंट आप नहीं, आप, मैं आऊंगा, मैं राघव आऊंगा। हाँ, बोलिए जीवीएल। मुझे जवाब कर्नाटक आप जो बता रहे हैं, अप्रैल 7 तारीख की बात है, तब लॉकडाउन, इंटर स्टेट बॉर्डर सारे बंद थे। पहले फेज लॉकडाउन में कोई भी किसी भी स्टेट के बॉर्डर तो ढीला नहीं था, बॉर्डर बंद नहीं था, ऑर्डर पास करने की सारे बॉर्डर, इसलिए अरे जब बॉर्डर बंद थे तो ये ऑर्डर पास करने की क्या जरूरत थी? नहीं, इसलिए किसी को अलो नहीं किया गया था, बाद में ये अलो कर दिया। इसमें अस्पतालों को क्यों नोटिफिकेशन दिया गया कि आप केरल से आ रहे हैं, किसी भी नहीं? अच्छा जीवीएल, अभी तो अनलॉक चल रहा है,
अभी भी हरियाणा में मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि यार हमको लगता है कि ये बंद करने पड़ेंगे, गुड़गांव के बॉर्डर बंद करने पड़ेंगे, हमको लगता है, और यूपी के बॉर्डर भी कई बार आ रही बात कि बंद करने पड़ेंगे। तो अब वो कैसे कह रहे हैं बंद करने पड़ेंगे? देखिए अभी लॉकडाउन एग्जिट के स्टेज में है। अभी दिल्ली सरकार वो करना चाहती है जब लॉकडाउन की स्थिति में जो संभव था, तब भी जो स्पेशल नहीं तो जो केसेस के लिए अब आप हरियाणा कर्नाटक में सरकार को, ना- अगर हरियाणा सरकार करेगी गलत गुड़गांव है। बॉर्डर सील करने का, तो गलत नहीं, करेगी। नहीं, कोई भी सरकार अभी कोई भी सरकार यदि अपने बॉर्डर में किसी को नहीं आने देती है क्योंकि वो इलाज के लिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, अमानवीय है। ये सबके लिए लागू होगा, ये संवैधानिक है, कोई भी चलिए, इसको चैलेंज कर सकता ठीक है। हम नेक्स्ट बाइट पॉइंट करूंगा, राघव, ये नेक्स्ट ऐसा पॉइंट कोई राघव। उदाहरण है तो मैं बात हाँ, कर दूं। जी। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जीवीएल जी ने आज ही स्वीकारा कि अनिल विज जी जो बयान देते हैं वो अमानवीय हैं, और अनिल विज जी यदि जो आज- हरियाणा के मंत्री रोज कहते हैं बॉर्डर बंद हो जाएंगे, वो अमानवीय बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बात पे इनकी आप सराहना जवाब नहीं दे करता रहे हूं हो। कि अपनी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता और मंत्री की बुराई भी करने में चूकते नहीं है अगर वो गलत काम करते हैं। तो मैं इसके लिए कोई जीवीएल भी जी का गलत बहुत काम बहुत सम्मान करेंगे करता तो उसको हूं, हमारे उनका पार्टी धन्यवाद देता संज्ञान हूं में कि आज लेगी। उन्होंने अनिल विज को अच्छा, अमानवीय व्यक्ति नेक्स्ट पॉइंट राघव। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जहां तक बेड की व्यवस्था की बात है, देखिए हर सरकार अपने कैलकुलेशन लगाती है, कैलकुलेशन के हिसाब से दिल्ली के अंदर इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। अगर जीवीएल जी मुझ पर आरोप लगाएंगे कि हरियाणा से ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली में है, तो दिल्ली में ज्यादा केसेस हैं, मैं स्वीकारूंगा इस बात को। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में ही है, मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, दिल्ली एक हाईली पॉपुलेटेड जगह है, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, इसे स्वीकारने में कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे अस्पतालों की व्यवस्था बढ़ानी होगी। लेकिन दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि आप और बोझ डाल देंगे तो हमारा सवाल पूछना जायज है। आज माननीय उपराज्यपाल जी से पूछा गया उस मीटिंग में कि उपराज्यपाल जी, आपने ये कहा कि ये जो सारी हेल्थ व्यवस्था है दिल्ली की, इसमें सबका इलाज हो, जो अन्य राज्यों से आकर केवल इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं उसका भी इलाज हो, तो आपने कोई एस्टिमेट लगाया होगा कि कितने बेड चाहिए और वो बेड कहां से आएंगे? तो उपराज्यपाल ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं है, मुझे नहीं पता बेड कहां से आएंगे, लेकिन मैंने ये ऑर्डर पास कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ऑर्डर पास करा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं और जीवीएल जी तो जानते ही हैं। अब यदि ऐसी व्यवस्था बन जाती है, ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि 2 लाख बेड की व्यवस्था करनी है, तो मुझे बीजेपी सिर्फ एक चीज बताए कि क्या आज, मैं बड़ी बेबाकी से एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल्ली सरकार ने अपने 3 बड़े अस्पतालों को केवल कोविड के इलाज के लिए नियुक्त कर दिया, निर्धारित कर दिया। केंद्र सरकार के 3 बड़े अस्पताल एम्स, आरएमएल और सफदरजंग, क्या एक भी अस्पताल को केंद्र सरकार ने कोविड के मरीजों की सेवा करने के लिए लगाया है अभी? और अगर नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया? 3 में से एक भी अस्पताल को आप सवाल वही है जीवीएल, सवाल वही है कि जब वो कह रहे हैं कि 2 लाख बेड की जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? इलाज नहीं करता। सबसे पहले किशोर, ये कोशिश है कि लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और एक आगे स्थिति खराब होने के समय पर किसी और के सर पर हम ठीकरा पहुंच सके, इसलिए उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो जिनको इतनी बड़ी मैंडेट मिला है, इस प्रकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागना शोभा नहीं देता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी है देश को जूझना है, इससे दिल्ली सरकार को भी इस चैलेंज को स्वीकारना है और पूरे देश एक होकर के लड़ना है। ये बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी, भैया बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये आम आदमी सरकार, राज्य सरकार, वो आम आदमी पार्टी को भी भूल जाइए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबको मिलकर देश की जनता की सेवा करनी है। वो देश की जनता, वो दिल्ली में रहे या हरियाणा में रहे या उत्तर प्रदेश में रहे, ये इस प्रकार का सोच को आप प्लीज खत्म करिए। तो दिल्ली में जो लोग मजदूर हैं, हमको यूपी भेज देंगे, 2 लाख बेड का हिसाब मांग लीजिए किशोर जी, अगर ये चुनावी भाषण समाप्त हो गया तो। देखिए, दिल्ली में स्थिति खराब होगी, ये देश के लिए खतरा की बात है, केवल आपके लिए नहीं। तो इसलिए आप 2 लाख बेड का हिसाब दीजिए मुझे। एलजी से आपकी सरकार समझ ले, बात करें, गृह मंत्रालय से बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करें, हिसाब तो दे दो जीवीएल जी। ये आप भी तो सांसद हो, आपकी अस्पताल है, ये मेरा अस्पताल है, ये देश में संकट से लड़ने वाली सोच नहीं है अरविंद। नहीं तो जीवीएल जब अगर 1 लाख 2 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी, जब लाखों में बेड की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार मदद करेगी, आप ये आश्वासन दे रहे हैं? ये सब दोनों सरकार को मिलकर काम करेंगे, इसमें हर सरकार को मदद कर रही है केंद्र सरकार।
तो इसलिए ये सोच सबसे पहले लोगों को डराना चलो बंद 2 करिए। लाख में से दूसरा कितने लाख बेड केंद्र सरकार बनाएगी, मुझे ये बता दो। किशोर जी बोलने दीजिए। किशोर जी जरा दूसरा- लगे हाथों ये नहीं, पूछ लो 2 लाख अरविंद में से कितने केजरीवाल लाख जी, बेड जीवीएमपी अरविंद कह रहे हैं केजरीवाल जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था। बनाइए ना, अरविंद कितने केजरीवाल लाख ने बेड आपकी बनाओगे? जी, बयान एक मिनट। कैसे बदल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। 3 दिन पहले कि मनीष सिसोदिया अरे कहते आंकड़ा दे हैं दो कोई मुझे, 2 दिक्कत लाख नहीं है, हम बेड में से स्कूल कितने खोलेंगे। लाख नहीं बेड बताइए राघव, आप बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर क्या गंभीर अरे नहीं थे? कहाँ चले गए? नहीं 3 दिन पहले क्यों कह रहे थे हम बच्चों को सारे स्कूल अरे, खोलेंगे? मैं जवाब 0 दे से दूं? 9 किशोर 0 से जी, 9 साल के बच्चे हैं, उनको लिए किशोर भी जी, कोई खतरा नहीं है। सारे क्लासेस हमको खोलना जी, चाहिए। नहीं, और ये केजरीवाल मुद्दा जी ने मुद्दा कहा है। पहले, मेरा 2 मेरा दिन यहाँ पर पहले, 2 दिन मेरा यहाँ पर पहले वक्त खत्म केजरीवाल होता जी ने हुआ। कहा- जीवीएल, आपने पॉइंट उठाया, इस मुद्दे पर आगे शायद बात करनी होगी कि भाई जब आप कह रहे हैं कि 2-2 लाख मरीज हो जाएंगे अगर बाहर से आएंगे तो, और दिल्ली में रहेंगे तब भी 80,000 हो जाएंगे, तो स्कूल खोलने की मांग क्यों आ रही थी? यानी आपका एस्टिमेशन क्या उस टाइम गलत था या उस टाइम ये एस्टिमेशन नहीं था? ये एक अलग सवाल है जिस पर जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल ये कि क्या इतनी भयावह स्थिति होने वाली है? जो रेट दिख रहा है इन्फेक्शन बढ़ने का, उससे इशारा तो मिल रहा है कि स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या ये भयावह स्थिति होने वाली है, इसको कहकर पार्टी डरा रही है या ये राजनीति हो रही है? ये फैसला अब आम आदमी को करना है। आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता को।